तो एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है और जो ट्रेनर्स हैं वो बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट है वो सामने है और वो पैनल को फेस कर रही है और एक पैनलिस्ट ये कहता है कि फॉरगिव मी फॉर आस्किंग, पहले ही कह दिया, आपका एक धर्म से संबंध है, यानी आपका ताल्लुक एक खास मजहब से है, क्या कमियां हैं उसमें? तो और ये एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से एक बड़ी तादाद मुंतखब होकर आईएएस वगैरह आईपीएस बनती है। यहाँ पर सवाल ये है कि ये किस तरह की जिहालत आमेज इंटरव्यूअर्स हैं कि यानी जिनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू करने का तरीका क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर होंगे। दुआ गो हूँ आप सबकी सलामती के लिए, सेहत के लिए, और इंशाअल्लाह मुतवक्के है कि जिस तरीके से हमारी ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम अक्सर लोगों के लिए मुफीद और नफ़ा बख्श होती है, खुद हमारे लिए इल्मी एतबार से मुफीद होती है, बहुत कुछ जानने का ज़रिया बनती है। जब हम लोग डायलॉग करते हैं दूसरे लोगों से तो उनके बारे में भी पता चलता है और हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रीम भी इसी तरह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आज आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातों के ऊपर, बल्कि दो तीन क्या एक ही बात है, इसके ऊपर कुछ मैं राय देना चाहूँगा। और ये राय में एक वीडियो क्लिप है छोटी सी, उसको चलाने के बाद, लेकिन मैं उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। अलबत्ता उसकी ऑडियो ज़रूर आप तक पहुंचेगी और बैकग्राउंड उसका ये है कि एक कोचिंग सेंटर है इंडिया में और उसकी यूट्यूब प्रेजेंस ठीक ठाक है और शायद इंडिया में मशहूर भी होगा, फिजिक्स वल्लाह के नाम से, PW। और ये फिजिक वाला है या वल्लाह है, हम तो सो वल्लाह पढ़ेंगे, वल्लाही। तो खैर, ये उनका एक मॉक इंटरव्यू है और वहां पर एक लड़की बैठी हुई है, मुसलमान लड़की है जिसका नाम है वर्दा, और उसका एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है और उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई है एक दो दिन के अंदर अंदर। उसमें एक शख्स ने, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने एक सवाल किया है और लड़की ने उसका जवाब दिया है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कुछ बात रखना चाहूंगा, 5-10 मिनट की, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। तो सबसे पहले वो इंटरव्यू आप लोग सुन लें, उसका वो हिस्सा। तो ये है, उम्मीद है कि आप आवाज आएगी। तो ये एड्स भी खत्म हो जाएं तो तभी तो आएगी। India, I think India can play a major role because we are now. अच्छा, आप मेरे साथ कैसर भाई भी हैं। कैसर भाई मुझे चंद मिनट दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर आपको ले रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। Bangladesh against India, you think Bangladesh is going to fight India? It will take me 15 minutes. शुरू हो रहा है। ये क्या मुंगेरी लाके सपने होते हैं कि बांग्लादेश मुझ पे हमला करे। I have a question and you'll forgive me for asking. Okay, बेटी? Yes. आपका संबंध एक धर्म से। Yes. क्या कमजोरियां हैं उस धर्म में? Yes, sir. तो एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है और जो ट्रेनर्स हैं वो बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट है वो सामने है और वो पैनल को फेस कर रही है। और एक पैनलिस्ट ये कहता है कि फॉरगिव मी फॉर आस्किंग, पहले ही कह दिया, और आपका एक धर्म से संबंध है, यानी आपका ताल्लुक एक खास मजहब से है, क्या कमियां हैं उसमें? तो अगर सवाल ये होता, तो अब आप देखें कि इंडिया की जो टॉप पोजीशंस हैं उन पर पहुंचने वाले नहीं, उनको सिलेक्ट करने वाले कितने जाहिल हैं, उनको ट्रेन करने वाले कितने जाहिल हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या उस धर्म में, क्या उस मजहब में कोई कमी है? नहीं, आपने पहले ही ये सपोज कर लिया कि कमी है, ये बताओ कि क्या है। अच्छा, और चूंकि पहले से एक नैरेटिव व्हाट्सएप के जरिए सेट किया हुआ है तो लड़की ने भी वही बोला।
अब आप ये आगे सुनिए क्या कहता है। I believe be honest, be open with us. हाँ, be honest. क्या मतलब है इसका? Be honest and be open with us. क्या मतलब हुआ इसका? यानी अगर तुमने हमारे मुताबिक जवाब नहीं दिया तो वो जवाब डिसऑनेस्टी वाला होगा। हमारे मुताबिक अगर जवाब दिया और तुमने झूठ बोला मजहब के ताल्लुक से, तो अब तुम ऑनेस्ट हो। ये इंटरव्यू का तरीका है और ये एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहां से एक बड़ी तादाद मुंतखब होकर आईएएस वगैरह आईपीएस बनती है। तो यहां पर सवाल ये कि ये किस तरह की जिहालत आमेज इंटरव्यूअर्स हैं कि यानी जिनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू करने का तरीका क्या है। एक जो इंटरव्यू करने वाला है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए और अपनी ओपिनियन नहीं थोपनी चाहिए। इसने अपनी ओपिनियन थोपी और इस तरीके से कि पहले ही कह दिया कि देखो ऑनेस्ट होना। अब आप आगे सुने। The inadequacies that this religion has, with which I also have personal issues, is the lack of rights to women or the inadequate rights being provided to the women, which has यानी कि वर्दा ने, क्या नाम है इसका, वर्दा खान कहती है कि मुझे भी जो जाती तौर पर इस मजहब से, इस्लाम से प्रॉब्लम है वो ये कि इसमें औरतों के इतने हुकूक नहीं है, बहुत कम हुकूक हैं। अच्छा, इन कम हुकूक से क्या हुआ? कहती है आगे, severely hampered their development. Severely hampered their development, के इन कम हुकूक की वजह से औरतों की तरक्की बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, बहुत स्लो हो गई है। अच्छा आगे, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes sir. वो क्या देता है? Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? क्या देता है? तो कहती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक कोड होगा, एक कानून होगा सबके लिए। तो इंटरव्यू करने वाला कहता है कि आपके मजहब की जो औरतें हैं उनको क्या होगा, उनको क्या मिलेगा? तो कहती है वर्दा, Sir, I think they will be better off if a UCC comes in. Thank you for being honest. कहती है कि मैं समझती हूँ कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो खवातीन, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बेहतर होंगी, ज्यादा उनका जो स्टेटस है वो इंप्रूव होगा। तो अब इंटरव्यू करने वाला कहता है थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आपने मेरी मर्जी का जवाब दिया है तो अब आप ऑनेस्ट है। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक आप जवाब न देती तो आप डिसऑनेस्ट होती। तो जाहिर है कि एक स्टूडेंट को, अगर जिसने इतना टाइम लगाया है और यकीनन पैसा भी लगाया है, फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता, तो वो ये खुद दबाव में भी होगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इसकी वो वैल्यूज नहीं है जो ये अपनी जबान से अदा कर रही है, लेकिन कम से कम ये दबाव तो होगा ही कि यार मैंने अगर इन साहब के मुताबिक जवाब नहीं दिया तो शायद ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, ये कहें कि भाई तुम्हारी तो इतनी तालीम नहीं हुई वगैरह वगैरह, तो या तालीम तो दोबारा हासिल करो, जो हमें कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है। तो उसने ये सोचा कि मैं इसी के मुताबिक जवाब दे दूं। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैसर भाई शायद चले गए, तो जरा अथर भाई आप उनको फौरी तौर पर मैसेज करें कि मैं बस 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं, तशरीफ लाएं। अच्छा आगे देखें, जो अहम चीज है वो क्या है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी उसने इस्तेमाल की है जी। इनफैक्ट माय पर्सनल ओपिनियन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द रॉन्ग नेम, इट्स द मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट। ये असल बात है जो इसने आखिर में कही है कि मेरी जाती राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक गलत नाम है, ये उन्वानी गलत है, इसको कहना चाहिए मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट। ये मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन क्या चीज है? इमेंसिपेशन का मतलब है आजादी, यानी मुसलमान औरतों को आजादी देने का कानून, ये नाम देना चाहिए इसको यूसीसी नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, बात जब हम अपनी स्ट्रीम पे करते हैं तो किसी खास पर्टिकुलर मुल्क के तनाजुर में नहीं करते हैं। हमारा जो काम होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है। वो आइडियोलॉजी रशिया की भी हो सकती है, इंडिया की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी हो सकती है। लेकिन और यूसीसी एक खालिस समझ लें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक चीज है जिसका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन यहां मसला आइडियोलॉजी का है। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्दा खान ने, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस गुफ्तगू को वो सुनेंगी और कॉन्टम्पलेट करेंगी अपनी हिमाकतों पर और रिविजिट करेंगी अपने दीन को, अगर वो मुसलमान है।
वो ये कि अगर आप ये कहती हैं कि मुस्लिम औरत को मजहब ने उतने हुकूक नहीं दिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने चश्मा कौन सा लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर धूप निकली है और आपने बिल्कुल सियाह चश्मा लगाया हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हर तरफ एकदम छांव है, धूप का तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आपने चश्मा काला लगाया है। और अगर आपने लेंस क्लियर लगाए हुए हैं तो जो धूप का जो असर है वो आपकी आंखों पर भी पड़ेगा, तो चश्मे का फर्क पड़ जाता है। आपने अगर अपने चश्मे में पिंक किस्म के गिलास लगाए हुए हैं तो हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया पिंक है, और अगर ब्लू लगाए हुए हैं तो लगेगा कि दुनिया ब्लू है। तो इट ऑल डिपेंड कि चश्मा कौन सा है। अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है उस तहजीब और सिविलाइजेशन का और उस मुआशरे का कि जो वेस्ट ने आपको दिया है, ये चश्मा वेस्ट से आया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बनाया हुआ है, और उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कि जिसके सर पर समझ लें कि करोड़ों लोगों के खून का इल्जाम है, करोड़ों लोगों को गुलाम बनाने का इल्जाम है। कॉलोनियलिस्ट कौन थे? वही लोग तो थे ना कि जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सींचा और उसकी आबियारी की और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। तो ये वो लोग हैं, उनका अगर आपने बनाया वो चश्मा लगाया हुआ है तो हो सकता है कि आपको इस्लाम में औरतों को हुकूक नजर ना आए, लेकिन अगर आप चश्मा क्लियर लगा लें तो आपको फिर ये नजर आएगा कि नहीं, वेस्ट ने जो औरतों को हुकूक दिए हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उसने मर्दों के बराबर कर दिया है। आज भी अगर ऐसा होता तो वेस्ट के अंदर फेमिनिज्म की जो तहरीकें हैं वो ना चलती। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूक का जो ताल्लुक है वो हमेशा पैराडाइम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप किस पैराडाइम की बात कर रहे हैं। मैंने एक मौके के ऊपर बताया था कि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो हुकूक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो डिपेंड करते हैं पैराडाइम पर, और पैराडाइम जो बनता है वो 3 चीजों से बनता है। सबसे पहली चीज है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरी चीज है मोरालिटी, और तीसरी चीज है ऑन्टोलॉजी। इसके ऊपर मैंने तफसील से किसी वीडियो में बात की है, फिलहाल मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी, अगर ये तीन चीजें एक पैराडाइम को बताती हैं। इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी, इस्लामिक ऑन्टोलॉजी और इस्लामिक मोरालिटी अलग है वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मोरालिटी के मुकाबले में। तो आप अगर उस पैराडाइम की बुनियाद पर मुसलमानों के औरतों के क्या मर्दों के हुकूक भी देखेंगे तो आपको मर्दों के हुकूक भी कम लगेंगे, और अगर आप इस्लामी पैराडाइम के मुताबिक औरतों और मर्दों के हुकूक देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नजर आ जाएगा कि जो भी इस्लाम ने तालीम दी है वो बिल्कुल फेयर और आदल की बुनियाद पर है। ये डिपेंड करता है कि पैराडाइम कौन सा, चश्मा कौन सा है। तो जो चश्मा अंधे लगाते हैं या वो कि जिनकी निगाह बहुत ज्यादा कमजोर होती है या उनका भी आंख की सर्जरी हुई है, उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है, बाहर से अंदर नजर नहीं आएगा। तो अगर आपने वो वाला चश्मा लगा रखा है तो गुड लक, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चश्मा उतारें या क्लियर लगा लें, ठीक है, आंख में कोई कमजोरी, क्लियर चश्मा लगाएं, तो फिर आपको हर सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं वो नजर आएंगी। तो पहली ये तो पैगाम वर्दा के लिए। अब ये जो इंटरव्यू करने वाले साहब हैं, आई डोंट नो हिम, इनका नाम क्या है, पहली मरतबा इनकी वीडियो मेरे सामने आई है। इतना तय है कि इनको पता कुछ नहीं है, लेकिन ये इनकी किस्मत है कि ये एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां पर ये आईएएस वगैरह या यूपीएस के जो एग्जाम क्लियर करने वाले हैं उनको ट्रेन करते हैं। इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बोली है और वो टर्मिनोलॉजी है कि मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट। ये जो यूसीसी है ये दरअसल मुसलमान औरतों को आजाद करने वाला कानून है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। ये देखें, एक अखबार का स्क्रीनशॉट है ऑन योर स्क्रीन। यहां क्या लिखा हुआ है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स है और इसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड सेट टू एग्जाम ट्राइबल्स फ्रॉम यूसीसी। चूंकि उत्तराखंड ने अपनी सूबे में यूसीसी को नाफिज कर दिया है, जहां तक कि मुझे खबर पहुंची है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वहां पर यह भी खबर है द इकोनॉमिक टाइम्स की कि उत्तराखंड ने इस सूबे ने ट्राइबल्स को, यानी जो वहां के कबाइली मर्द और औरतें हैं, उनको यूसीसी से मुस्तस्ना कर दिया है, अलग कर दिया है, यूसीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अच्छा, और सिर्फ ये तो एक स्टेट की बात है। जिस दिन
पूरे मुल्क में यूसीसी लागू होगा तो ट्राइबल्स को मुस्तस्ना कर दिया जाएगा, यानी उनको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, यूसीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब यहां एक सवाल होता है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट रखने जा रहा हूं। ये देखें, आपके की स्क्रीन पर आ गया, जस्ट अ सेकेंड। जी हां, इसमें लिखा है, ये द हिंदू का है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन ऑन द राइज स्टडी, 50% ऑफ ट्राइबल वुमेन सब्जेक्ट टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। औरतों के खिलाफ जो मजालिम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च से पता चलता है 50% कबायली खवातीन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं, जिनसी इस्तेसाल का। इसमें लिखा है कि यहां से आप देखें कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट, ये देखें, एट्रोसिटीज अगेंस्ट ट्राइबल वुमेन आर ऑन द राइज, एज मच एज 50% of tribal women are subjected to sexual exploitation and 53% of unwed mothers are in 20 to 25 age group। 50% जो कबायली खवातीन हैं उनका जिनसी इस्तेसाल होता है, और 53% वो खवातीन हैं जो मां बन गई हैं और उनकी शादी नहीं हुई है और इनकी उम्र अभी 20 से 25 साल की उम्र में ये उस एज ग्रुप में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कबायली खवातीन हैं उनका तो इस्तेसाल हो रहा है। तो अगर आप यूसीसी को मुस्लिम वुमेन्स इमेंसिपेशन एक्ट करार दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या उत्तराखंड की जो कबायली खवातीन है जो मेनली हिंदूज हैं, या इसी तरीके से इंडिया के दूसरे हिस्सों में जो कबायली औरतें रहती हैं जो मेनली हिंदू हैं, क्या उनको इमेंसिपेशन की जरूरत नहीं है? क्या उनको आजादी की जरूरत नहीं है? तो क्या आप जैसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को इनलाइटेंड समझते हैं, इन औरतों की प्लाइट के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो ये एक बुनियादी सवाल है कि आपने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर मुसलमान खवातीन को तो ये कह दिया कि इनको हुकूक नहीं मिलते, आप चैंपियन हैं ह्यूमन राइट्स के, आप देंगे। लेकिन जिस मुल्क के अंदर 2.5 या 3% से ज्यादा ट्राइबल्स रहते हों और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो उसके अंदर कितने करोड़ ट्राइबल्स होंगे, उसमें कितनी करोड़ खवातीन होंगी। और अभी हम हिंदू खवातीन के बारे में जो अर्बन एरिया में रहती हैं उनकी फ्लाइट के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल ट्राइबल्स की। तो आप उनकी आजादी के लिए सवाल कब करेंगे और ये कब कहेंगे कि भाई यूसीसी से उनको भी यानी उनको भी आजादी दिलाना चाहिए हुकूमत को, उनको क्यों एग्जाम्प्ट कर रही है यूसीसी से? लेकिन ये आप भी जानते हैं कि यूसीसी एक वोट का इलेक्शन का एक हरबा है। उसमें होता क्या है कि कुछ बेपढ़े लिखे जाहिल किस्म के नौजवान हैं जिनको आप शराब की एक बोतल देकर जिनका वोट आप खरीदते हैं, और उनको ये बता दिया जाता है कि जो यूसीसी आ रहा है इससे मुसलमान औरतों को फर्क पड़ेगा। हालांकि मैं पिछले साल भी जब यूसीसी का मसला हुआ था मैंने बता दिया था कि फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मुसलमानों को कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ठर्रे के ऊपर और एक पौए के ऊपर बिकने वाले लोगों को यह बता दिया गया कि इससे वहां फर्क पड़ेगा, तो वोट इधर देना है, तो ये एक वोट का एक हरबा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये चंद बातें आप हजरात के सामने रखनी थी। अच्छा, बैक स्टेज के ऊपर कई लोग हैं, मैं इंशाल्लाह 1 by 1 सभी को ले रहा हूं, बल्कि सभी को एक साथ ही ले रहा हूं। हमारे साथ हैं आसिम इफ्तिखार साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, और क्या हुआ, आतिफ रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसर भाई को मैसेज किया? जी किया था, उनने चेक नहीं किया है। अच्छा, आज लिंक पब्लिक किया जाएगा, तो आप लोग जो हैं पहले नॉन मुस्लिम को मौका दीजिएगा, जितने भी भाई सुन रहे हैं। और अभी कमेंट में काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम है जो लिंक मांग रहे हैं, तो पहले उनको आने का मौका दीजिएगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप ज्वाइन होंगे सारे भाई। जी हाँ, अगर पहले आप गैर मुस्लिमों को मौका दे दें तो ज्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। जी आसिम भाई, कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे जो भी बात हुई है?
जी मतलब एक तो जैसे कि मिसाल के तौर पे जो हमारा ये तबका है, उससे मतलब ये नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड है। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है। इवन हम अगर माज़ी में जाएँगे, पिछले 100 साल में जाएँगे, तो जो इस तरह के लोग रहे हैं, उन्होंने किसी न किसी बहाने से जो है, वो जो रिफॉर्मिस्ट कह लें कि माइंडसेट रखते हैं, तो वो एक तबका और ख़ास करके जो एलिट एजुकेटेड वेस्टर्न पैराडाइम में जो बिलीव रखता है, उनके यहाँ इसी तरह की सोच आम तौर पे पाई जाती है और ये मेरे लिए तो एटलीस्ट अनएक्सपेक्टेड नहीं है, जो इस तरह की चीज़ें आई हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो पूरा यूसीसी का मसला है और वुमेन्स राइट का जो मसला है, उसमें साफ-साफ जो है वो एक ये दिखता है, 2 चीज़ें दिखती है। एक तो ईगो सैटिस्फैक्शन का भी मसला दिखता है कि देखो हमने जो है वो तुम्हारे साथ ऐसा कर लिया, तुमने क्या कर लिया हमारे साथ? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेबस हो। ये एक ईगो सैटिस्फैक्शन का इश्यू भी दिखता है, नैरेटिव है ये। दूसरी तरफ जो है वो वोट का भी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अब इसी में देखें कि बहुत सारे लॉज़ ऐसे थे, इस पे मैं नहीं बल्कि बाज़ाब्ते से जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और मतलब ऑलमोस्ट जो समझ लें कि राइट विंग नैरेटिव से एग्री नहीं करता है, वो सब एक ही कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि ये एक टारगेटेड जो है वो स्टेप है और ये सोची-समझी स्कीम के तहत कुछ ख़ास कवानीन को ही अमेंड करने के लिए बनाए गए हैं, वरना इसमें जैसे ट्राइबल्स को इन्होंने एग्ज़ेम्प्ट किया है, वैसे ही जो है एक लॉ है, एक एक्ट है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली से रिलेटेड, उसको भी इन्होंने कुछ भी टच नहीं किया है, उसको यूँ का त्यों रहने दिया है और वो एक तरीके से समझें कि एक प्रिविलेज है, जो हिंदू एक्ट यानी कि हिंदू पर्सनल लॉज़ हैं, उसके अंदर एक तरीके से ये एक प्रिविलेज माना जाता है, जिसमें टैक्स के अंदर और बिज़नेसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। तो इन्होंने इसको क्यों नहीं अमेंड किया? ये भी तो एक कहीं न कहीं जो है इक्वालिटी के जो आप जिस इक्वालिटी को बेस बना रहे हैं, उसकी ये सरी खिलाफ वर्ज़ी है कि आप किसी कम्युनिटी को सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म की बुनियाद पे उसको एक ऐसा प्रिविलेज दे रहे हैं, जिससे उसको मादी फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब इसमें आपको ने टच नहीं किया, उसकी कोई तरमीम नहीं की, उसको यूँ का त्यों रहने दिया, क्योंकि अगर उसको करेंगे, तो फिर ये बैकफ़ायर करेगा आपको। तो ये जो है वो एक सीधा-सीधा ये यही है कि देखें ये इनको तो हम दबा देंगे, इनके खिलाफ कानून बना ये जो देंगे। आपने बात कही ना, ईगो सैटिस्फैक्शन, ये आपने बहुत अहम बात की है। देखिए, ईगो सैटिस्फैक्शन का सहारा वो लेता है कि जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, जो एहसास कमतरी का शिकार है ना, ईगो की बात वो ही करता, वही अपनी ईगो पर लेगा। तो हमारा वास्ता एक ऐसी कौम से है कि जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और मैंने ये लफ्ज बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया है, यानी अफराद नहीं है, पूरी कौम है। तो उसकी क्या वजह है, अल्लाहु आलम। जिस तरह एक होता है ना कि फेमिनिस्ट जो लोग हैं, जो या खवातीन हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक मेयार सेट किया हुआ है और वो मेयार है मर्द। यानी फेमिनिज्म के नजदीक भी मेयार मर्द है कि हम बेहतर उस वक्त होंगे जब हम मर्द जैसे बन जाएं, या खवातीन बेहतर उस वक्त होंगी जब वो खवातीन मर्द जैसी बन जाएं। यही मेयार उन लोगों ने सेट किया है कि हम बेहतर जब होंगे जब इन जैसे बन जाए या इनको अपने जैसा बना ले। तो बात सारी उसकी है कि ये एक एहसास कमतरी है कि जिसका ये शिकार है, और उसका ताल्लुक जो माजी में तारीख में हुआ है उससे नहीं है, उसका ताल्लुक इस चीज से है कि उनका वास्ता मतलब उन लोगों से है कि जिनके पास एक बहुत ही मजबूत आइडियोलॉजी और पूरा एक निजाम है, कि जिस निजाम के तहत आपका जो कल्चर है, आपकी इकोनॉमी है, आपका समझ लें कि मार्केट है, आपकी पॉलिटिक्स है, हर चीज उससे ड्राइव हो सकती है। उधर क्या है, कुछ नहीं है। एक वो निजाम है कि जिसने सेक्युलरिज्म के सामने और लिबरलिज्म के सामने सरेंडर कर दिया और ये कहा कि अंग्रेज बहादुर ने जो कानून बनाया था वही ठीक है। अंग्रेज बहादुर हमें इंग्लैंड से और अमेरिका से बैठकर बताएगा कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो हम उसी को मानेंगे और उसी के मुताबिक चलेंगे और प्राउडली कहेंगे कि हमने अपनी आइडियोलॉजी में रिफॉर्म कर दिया। इसका मतलब ये कि डिफॉर्म थी तभी तो रिफॉर्म किया ना। ये सारा मसला है जी। मुझसे इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे ये लोग यानी अपने माजी की तरफ की बात करते हैं कि हम अपने माजी की तरफ लौटेंगे, तो अगर ये अपने माजी को भी देखते
और अपनी हिस्ट्री को ही एटलीस्ट पढ़ लेते, और यानी कि एक ऐसे एरा को पढ़ते जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बादशाह, जैसे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 के बाद जो है वो ताकत की कॉन्फ्लिक्ट रही हमेशा नॉर्थ इंडिया में, वो मुस्लिम के दरमियान भी रही, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स के दरमियान भी रही, वो एक पॉलिटिकल सिनारियो था। लेकिन जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इस तरह के पावर स्ट्रगल नहीं थे, वहाँ अगर ये जाके अपनी ही तारीख को देखेंगे, मिसाल के तौर पे केरला है या और भी दूसरे कंट्रीज है, तो वहाँ जो हिंदू यानी कि नॉन मुस्लिम जो राजा थे, उन्होंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के अपने कज़ा को बाकी रखा। उनके अंदर जो है उनके जो भी यानी कि इवन मैंने ये यहाँ तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स मिलता है कि मुसलमानों को सिर्फ सिविल राइट्स नहीं, बल्कि जो क्रिमिनल राइट्स थे उसमें भी उन्होंने जो है बहुत सारे इश्यूज में एग्जेम्प्ट किया था, कि मुसलमानों के जो क्रिमिनल इश्यूज होते थे वो यानी कि उनके काजी खुद ही जो है उसमें फैसला करते थे, और ये रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री के अंदर है। तो अगर ये जो वेस्टर्न लॉ से अगर ये पीछा छुड़ाना भी चाहते हैं, अगर मान लें इनकी ये है कि हमें जो है अपने माजी की तरफ लौटना है और ये जो अंग्रेजों का जो बीच में आ गया था उसको हमें आइडियल नहीं बनाना है, तो आपका आइडियल माजी में ये नहीं है कि आप यूसीसी बनाएं। आपका माजी ऐसा था जिसमें मुसलमानों को, जहां वो माइनॉरिटीज में थे, उनके सिविल राइट्स के साथ साथ बहुत सारे क्रिमिनल राइट्स के अंदर भी उनको एग्जम्पशंस मिले हुए थे। तो आपको अगर कायदे से अगर आप वाकईतन अपनी यानी कि तहजीब को लेकर भी ऑनेस्ट हैं, वाकईतन अगर आप अपनी तहजीब को लेकर ऑनेस्ट हैं, तो फिर आपको अपनी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको वेस्टर्न लॉ से ड्राइव नहीं करने चाहिए, वो आपको अपनी तारीख से ड्राइव करनी चाहिए। तो जाके आप एटलीस्ट अपनी तारीख भी देखें कि आपकी तारीख में किस तरह से जो है रिलेशनशिप रहे हैं, यानी कि जिसको मलेज कह लें या फॉरेनर्स कह लें, उनके साथ जो है वो किस तरीके रिलेशंस रहे, खासकर मुसलमानों के साथ जो साहिली इलाकों से लगे हुए जो रियासतें हैं उसके क्या रिलेशंस रहे। तो ये अपने भी तारीख के अंदर ऑनेस्ट नहीं है, वरना ये इस तरह का काम नहीं करेंगे। जी हाँ, एक कमेंट में देख रहा हूं कि अगर ये अपनी तहजीब में वापस चले गए तो कास्ट सिस्टम पे दोबारा युद्ध होगा आपस में ही। तो ये एक अहम पॉइंट है, इसलिए वो अपनी तहजीब पे वापस नहीं जा सकते हैं। तहजीब में वापस जाएंगे तो औरत को जिंदा जलाना पड़ेगा। तहजीब में वापस जाएंगे तो एक औरत शादी के बाद जन्म जन्म के लिए बंधन में बंध जाती है, उसके पास सेपरेशन का कोई तरीका नहीं होगा। औरत के ऊपर जुल्म इतना बढ़ जाएगा और उस जुल्म की खुलासी के लिए दोबारा इस्लाम का जो निजाम तलाक है उधर ही देखना पड़ेगा। अगर उस तहजीब में वापस चले जाएंगे तो शूद्रों को और दलितों को हमेशा हमेशा के लिए नस्ल दर नस्ल गुलाम बना लिया जाएगा। अगर उस तहजीब में वापस चले जाएंगे तो एक बड़ी तादाद जो ओरिजिनल जो नेटिव इंडियंस की है वो कभी बावजूद के मुशरिक है, इसके बावजूद भी वो बहुत से मंदिरों के अंदर कदम नहीं रख पाएगी, इसलिए कि वो एक अलग बिरादरी और अलग जात से आती है। तो भाई उस तहजीब में वापस ये लोग नहीं जा सकते। किस तहजीब की बात करते हैं? जी जी, अच्छा मुझसे इसमें एक मैं बात ऐड कर दूं, वो आपने एक वीडियो के बारे में तो बात की, लेकिन दूसरा वीडियो था जिसमें हिजाब के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जी हाँ। वो सेम वो आईएएस एक इंटरव्यू में, एक्चुअली वो आईपीएस का इंटरव्यू था और उसमें अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम हिजाबी थी, तो उनको जब बोला गया, कहा कि आपको जो है हिजाब को तर्क करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ सकता है, तो उन्होंने बोला कि आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर आप इसका देखें कि आईएएस का ड्रेस कोड क्या है, तो यहाँ पर मैंने जब देखा तो आईएएस यानी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है। उनको बस इतना बोला जाता है कि आप फॉर्मल्स पहने और जो डे टू डे आप जो अपना पहनते हैं उसको पहन सकते हैं। लेकिन आईपीएस का जो है, आईपीएस के पास आपका बाज़ाब्ता ड्रेस कोड आता है। अच्छा, जब मैंने आईपीएस का ड्रेस कोड को चेक किया मुझसे, तो एक सेकंड, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। उसमें जो है हिजाब का जिक्र नहीं है। ये ऑफिशियल जो है मेरे पास, मैंने वो डाउनलोड किया, इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अगर आप देखेंगे हेड ड्रेस के बारे में जो है आपके पास पीक कैप आता है, जो मतलब कैप पहनते हैं वो है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पीक कैप ऑफिसर्स में वेयर पगड़ी ऑफ खाकी सिल्क। ठीक है, तो आपको वो अलाउड है। लेकिन जब नीचे आप फीमेल के इसमें जाते हैं सेक्शन में, क्योंकि ये तो मेल का सेक्शन था, अगर आप फीमेल के सब सेक्शन में नीचे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि फीमेल्स के लिए कोई भी हेड के लिए बात नहीं की गई है। उनको वही ऊपर जो बात है उसी को फॉलो करना है, यानी वो कैप पहननी है। लेकिन यहाँ पर नीचे बस एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर औरत जो है वो जो है एक प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में हो, तो यहाँ पे नीचे एक बात की गई है, हेड गियर इज ऑप्शनल सेम एज वोर्न इन नॉर्मल टाइम्स। तो ये हेड गियर उसमें ऑप्शनल होगा एंड सेम एज वोर्न इन नॉर्मल टाइम्स। तो इसमें कोई हिजाब का जिक्र नहीं है, यानी कि आईपीएस कैडर को हिजाब पहनने की इजाजत एज पर दिस नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आगे बढ़कर ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए ड्रेस कोड बन भी जाए
कि एक खातून को अपने सर पे से दुपट्टा उतारना पड़ेगा और अपने बालों को और अपने जिस्म को दिखाना पड़ेगा, जिस्म के किसी हिस्से को, ड्रेस कोड के लिए, किसी भी इदारे में, किसी भी तंजीम में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जाने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि उस औरत के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या उस पोजीशन को कबूल करना जायज होगा। और उसकी वजह यह है कि हिजाब फर्ज है, जो जॉब वो करने जा रही है वो फर्ज नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज है। और जो चीज जिम्मेदारी है, मजहबी जिम्मेदारी, फर्ज है, उसको अपनी जॉब या मुलाजमत की वजह से तर्क नहीं किया जा सकता। और मैं जो लिबरल्स हैं जिनको हिजाब से बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उनको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, बहुत ये नाजुक मसला है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ऐसे लोग कि जो अपने मजहब के नहीं है ना, वो फिर किसी के नहीं है। जो अपने बनाने वाले के नहीं, वो दुनिया के कैसे हो सकते हैं? जो अपने खालिक और खुदा के वफादार नहीं, वो दुनिया के वफादार कैसे हो सकते हैं? तो जो इंसान या जो औरत या जो लड़की ये कहती है कि मैं हिजाब में एडजस्ट कर लूंगी, यानी मैं उतार दूंगी, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने मजहब से वफादारी नहीं की, उसने छोड़ दिया, गद्दारी की। वो गद्दार है तो फिर वो हर जगह गद्दार हो सकती है। तो ऐसों को तो इतनी अहम पोजीशन के ऊपर बिठाना भी नहीं चाहिए। सबसे मेन जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैक्टर है वो यही है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा हजरत, मुझे ये सारी गुफ्तगू सुन के और वो वीडियोस देख के, वही नहीं कई सारी वीडियोस हैं उसमें, तो ये भी है कि जितने भी मुस्लिम जो खवातीन लड़कियां जो पास होके आई थी, उनसे अलग से ही इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे कि इस्लाम के रिलेटेड या कुछ ऐसे फैसलों के। खैर वो उनके सामने सवाल पूछने वालों की मानसिकता भी दिखा रहा था। हालांकि उन्होंने जो बाकी गैर मुस्लिम थे उनसे कोई इस तरह के सवाल नहीं पूछे। लेकिन उन लड़कियों ने जो बात कही है, खास करके वो 2 लड़कियों का जिक्र आया, उनके लिए मुझे वो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि खुदा से करे दूर जो तालीम भी फितना, इमलाक भी और जागीर भी और औलाद भी फितना। तो उन लोगों के लिए यही बात फिट बैठती है कि भाई अल्लाह से दूर हो रहे हो तो कौन सा ये जो तालीम खुदा से दूर करेगी वो फितना ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बास मर्तबा एक इंसान दुनिया में या हरामकारियों में मुब्तला हो जाता है अपनी फैमिली की वजह से, अपनी औलाद की वजह से। कुरान करीम ने खुद ये बात कही है कि इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। एक चीज ये जहन में रखनी चाहिए, चूंकि बात आ गई है, कि लफ्ज फितना का मतलब वो नहीं है जो उर्दू में हम लफ्ज फितना इस्तेमाल करते हैं। फितना का लफ्ज इम्तिहान और इब्तला, कि तुम्हारा जो इम्तिहान है वो तुम्हारी औलाद, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी जागीर, तुम्हारी जायदादों के जरिए होगा कि तुम उसमें खुदा का शुक्र अदा करते हो, खुदा की मर्जी पर चलते हो या नहीं चलते। ऐसी तालीम भी एक नेमत है। हर इंसान को जो भी नेमत मिलती है, उस नेमत के जरिए अल्लाह ताला उसको आजमाता है। तो एक आदमी को अगर ये नेमत मिली है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर एक अहम पोजीशन पर फाइज हो गया, तो ये खुदा की तरफ से नेमत है। इस नेमत का जो नेमत के जरिए जो इम्तिहान है वो ये है कि उस पोजीशन के ऊपर आकर क्या वो खुदा के अहकाम पर चल रहा है या नहीं। और खुदा के अहकाम में सिर्फ यही नहीं है कि एक लड़की ने हिजाब पहन लिया और लड़के ने जो है नमाजों की, रोजों की पाबंदी की, बल्कि खुदा के हकाम में ये भी है कि उस पोजीशन के ऊपर पहुंचकर उसने इंसाफ किस तरीके से लागू किया और करप्शन से वो कैसे बचा, मुआशरे से उसने करप्शन को किस तरीके से करप्शन से पाक किया। ये एक बड़ा मसला है। और होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो लोग जाते हैं, मर्दों या औरत, ये लोग करप्शन के अंदर अपने गले तक के डूबे रहते हैं। ये एक आम बात है। अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर ये करप्शन ना होता, तो क्या करप्शन की जो लिस्ट है, करप्ट कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का वो मकाम होता जो आज है? या पाकिस्तान में भी यही हशर है, बांग्लादेश में भी यही हशर है, और दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में। यानी इसका ताल्लुक सिर्फ किसी एक खास कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि ये पूरे बर्रसगीर का मसला है। कि आप बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, श्रीलंका हो कि इंडिया हो, करप्शन के अंदर सब के सब गले तक नहीं बल्कि सर तक डूबे हुए हैं। और उनको ये ख्याल नहीं है कि खुसूसन फिर मुसलमानों की भी बात करता हूं कि तुम्हारे मजहब की तो तालीम ही है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ कायम करने का और एहसान करने का। तो फिर वो इंसाफ किधर गया जब अल्लाह का हुक्म, जो बुनियादी चीजों का हुक्म है, उनमें इंसाफ बुनियादी चीज है, वो किधर गया? इसका मतलब यह हुआ कि तुम अल्लाह ताला के वफादार और उसके भेजे हुए दीन के वफादार नहीं हो। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, चूंकि ये इस एग्जाम के ताल्लुक से कुछ वीडियोस वायरल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इस पर बात कर ली जाए। हमारे साथ बसालत आदम साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनलिस्ट, और देखने वालों को, सुनने वालों को तहे दिल से सलाम। हजरत, मैं मुकम्मल गुफ्तगू तो नहीं सुन सका आज के टॉपिक की, लेकिन जितना सुना उतना अंदाज़ा हुआ कि बात क्या हो रही है। और जन्नो हिंद भाई कमेंट के अंदर हैं, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि हम इस वक्त चले गए हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ।
और आपको याद होगा इसके लिए हम पाकिस्तान में तो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं गोरा कॉम्प्लेक्स का। जी हाँ, कि जो गोरा है और जो काम वो कर रहा है वो ठीक है। आपको याद होगा हमारी ये पॉडकास्ट हुई थी एक मुफ्ती तारिक मधु साहब के साथ, तो उसके अंदर सबूर भाई ने और कैसर अहमद राजा ने इस बात पे इजमा किया था कि इनको कोकोनट्स कहा जाए क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। उसकी वजह यह है कि इंसान के खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है लेकिन कोकोनट के अंदर सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता। तो इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, इन्होंने तरक्की याफ्ता को जो है वो हिदायत याफ्ता समझ लिया, यानी कि जिसने तरक्की की है तो उसका मतलब है वो हिदायत पर है। यानी कि आप ये मिसाल ले लेना कि ये मिसाल देते हैं कि गोरा चांद पे पहुंच गया। गोरा चांद पे कैसे पहुंचा? यानी कि वो क्या फेमिनिज्म से पहुंचा, क्या औरत के कपड़े उतारने से वो जिसने वो चांद की तरफ उसने रुख किया है, या टेक्नोलॉजी जो भाई इजाद की है? उसने इब्ने रुश्द की बात मानी इसलिए पहुंचा, इमाम गजाली की मानता तो यही रहता। ये भी तो है ना बात। अच्छा, ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। सुभान जी अल्लाह। जी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि एस्ट्रोनॉट जो चांद पे जाता है ना, ये जो पहन के जो ड्रेस पहन के जाते हैं खला में, चले चांद की मिसाल नहीं लेते, खला की मिसाल ले लेते हैं, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है, हो सकता है आप डिसएग्री करें मुझ पे। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था कब पहुंचा भाई, ये किधर पहुंचा और आज तक फिर दोबारा क्यों नहीं गया? जी। अच्छा, मुझे अंदाजा हो गया था कि लास्ट टाइम जब आथर भाई भी थे स्ट्रीम पर, आपने ही अपना मुद्दा रखा था, तो मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं जो है ना झगड़ा होने वाला है, तो इससे बचा जाए। अच्छा, मजेदार बात ये मैं कह रहा था लिंक पब्लिक कर लीजिए। जी हाँ, मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ, एक मिनट आप बसारत भाई अपनी बात मुकम्मल करें। जी, मैं ये कह रहा था कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं कि भाई, जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि भाई सर का दुपट्टा उतार दूंगी बेशक कि अगर मुझे मतलब उतारना पड़ेगी अगर मुझे फला जॉब चाहिए या फला डेजिग्नेशन चाहिए किसी जॉब के ऊपर, तो चांद पर पहुंचने वाले या खला में जाने वाले भी जो मतलब जो औरत बिकिनी पहन के जिंदगी में घूमती होगी, उसको भी एस्ट्रोनॉट का प्रॉपर ड्रेस पहन के जो है ना मुकम्मल कवर करके वहां जाना पड़ता है। उसके लिए भी पाबंदी है कि आप ऐसे नहीं जा सकते। तो खैर बहरहाल मिसोजिनिस्ट है, बातें थी जो ऐड करना चाह